हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 18 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आज हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर एडिनर्जिक और एंटी एडिनर्जिक ड्रग देखेंगे और ये अपना एएनएस का लास्ट पार्ट है। इसके बाद अपना एएनएस कंप्लीट हो जाएगा। हमने अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर एडिनर्जिक सिस्टम के बारे में देखा था। वहाँ पे हमने देखा था जो थोरेक्सिस वर्टिब्रा और जो लंबर वाला पोर्शन है, यहाँ से जितनी भी नर्व निकलती है, जिसकी प्री जो नर्व रहती है शॉर्ट रहती है और पोस्ट जो रहती है लॉन्ग रहती है, जो ऑर्गन तक सप्लाई रहती है। तो ये था हमारा एडिनर्जिक सिस्टम, जिसको सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते थे। तो यहाँ का प्री न्यूरॉन में एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रहा था और पोस्ट में क्या रहता था, नॉन एडिनलिन और एडिनलिन। तो ये आपको याद रखना है, नॉन एडिनलिन एडिनलिन प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक सिस्टम का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन एडिनलिन ड्रग के बारे में, जो इसके एक्शन को बढ़ाएगी। एक वो ड्रग जो इसके एक्शन को रोकेगी, इसको बोलते हैं एंटी एडिनर्जिक। तो ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एडिनर्जिक सिस्टम के अंदर जो नॉन एडिनलिन और एडिनलिन कैसे बनता है अपनी बॉडी के अंदर, उसका पूरा पाथवे बताया था। उसमें मैंने बोला था कि एल टायरोसिन अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आता है और वो क्या करता है, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा देता है। तो देखो यहाँ पहले फिनाइल थी, अब यहाँ पे 2 पोजीशन पे OH लग गया। तो ये जो OH ग्रुप लग गया, इस रिंग को बोलते हैं केटाकोलामाइन। तो ये जितने भी आगे जो बनने वाले हैं डोपा, ये एल टायरोसिन से डोपा बना, फिर डोपामिन बना, फिर नॉन एडिनलिन बना, फिर एडिनलिन बना। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और फिर ये जो डोपामिन है, इसमें भी फिनाइल है जिसके ऊपर 2 OH ग्रुप है। सब में देखो ये कॉमन रिंग ले रही है। तो ये सारे क्या है, केटाकोलामाइन डेरिवेटिव है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा केटाकोलामाइन डेरिवेटिव है, तो आपको याद रखना है डोपा है, डोपामिन है, नॉन एडिनलिन, एडिनलिन, ये सब क्या है, केटाकोलामाइन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम एडिनर्जिक ड्रग के बारे में देखेंगे। तो एडिनर्जिक ड्रग वो ड्रग है जो नॉन एडिनलिन वाले जो एक्शन होता है उसको प्रमोट करती है। कैसे करेगी, बढ़ाएगी। तो या तो ये नॉन एडिनलिन के जो रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, इस पर बाइंड होगी और इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर लेगी, या फिर ये ड्रग क्या करेगी, ये नॉन एडिनलिन का जो रिलीज है वो बढ़ा देगी, इसकी कंसनट्रेशन बढ़ा देगी, ताकि नॉन एडिनलिन खुद ही इसी रिसेप्टर पर एक्ट करे। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें जो पहली क्लास है ये KDT का क्लासिफिकेशन है, जिसमें प्रेशर एजेंट आते हैं। प्रेशर एजेंट के अंदर ड्रग है नॉन एडिनलिन, एपिड्रीन, डोपामिन, फिनाइलेफ्रिन। तो ये सारी ड्रग है। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद कर लो। और इसके बाद सेकंड जो क्लास है वो कार्डियक स्टिमुलेंट। तो इसके अंदर भी एड्रेनालिन, आइसोप्रेनिल, डोब्यूटामाइन। इसके बाद ब्रोंकोडायलेटर, इसके अंदर B2 एगोनिस्ट ड्रग आती है, जिसके अंदर आइसोप्रेनिल, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटेलिन, सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, बम्ब्यूट्रोल, ये सारी ड्रग हमने देखी है। ये B2 एगोनिस्ट है, सेलेक्टिव। इसके बाद नेजल डीकंजेस्टेंट, जिसमें अल्फा-1 एगोनिस्ट ड्रग आती है, जिसके अंदर ये ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, ये सब ड्रग आती है। और इसके बाद CNS स्टिमुलेंट, इसमें एम्फेटामाइन, डेक्स एम्फेटामाइन, ये 2 ड्रग इंपॉर्टेंट है। एनोरेक्सिक के अंदर जो भूख नहीं लगती जिसमें सिबुट्रामाइन ड्रग आती है। और इसके अंदर लास्ट जो क्लास है वो है यूट्राइन रिलैक्सेंट, जो प्री लेबर में बेबी पेन होता है फीमेल में, तो उसको सही करने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो रिट्रोडिन। तो पता है प्रेग्नेंट वुमेन है जिसके अंदर क्या होता है कि 9 मंथ से पहले ही पेन होना चालू हो जाता है, क्योंकि जो स्मूथ मसल है यूट्राइन की वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिससे क्या होता है प्री लेबर बेबी पेन हो जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम रिट्रोडिन ड्रग देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ठीक है, आप याद कर लो। बट हम नेक्स्ट जो इसका एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे एडिनर्जिक सिस्टम का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इससे। अब ये जो हम एडिनर्जिक का जो दूसरा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जो मैं ज़्यादातर इसी क्लासिफिकेशन को याद रखता हूँ, क्वेश्चन इसी में से निकल जाते हैं। तो इसको मैंने सेपरेट किया है। जैसे एडिनर्जिक में अल्फा रिसेप्टर है, बीटा रिसेप्टर है। तो अल्फा एगोनिस्ट वाली ड्रग है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो इसमें नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रग है जो अभी हमने पढ़ी, जिसमें नेफाजोलिन ड्रग है, टेट्राजोलिन है, ऑक्सीमेटाजोलिन है, जाइलोमेटाजोलिन है। तो ये ड्रग क्या करती है, अपने जो अल्फा रिसेप्टर है उस पर एगोनिस्ट एक्शन देती है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये अपने नाक के अंदर जो भी प्रोटीन वगैरह है निकल जाता है। तो ये नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रग यूज़ की जाती है। इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव में हमने क्लोनिडीन पढ़ी थी। तो आपको पता है अल्फा-2 एगोनिस्ट ड्रग जो क्या करती, नॉन एडिनलिन के रिलीज़ को रोक देती थी। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे ये रिसेप्टर पाया जाता है अल्फा-2। तो हाँ, हमने क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा पढ़ी थी। वैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हम अल्फा-1 ब्लॉकर लेते हैं, बट हम अल्फा-2 एगोनिस्ट लेते हैं। तो ये याद रखना आपको। ग्लूकोमा में हमने पढ़ा था एप्राक्लिनिडीन,
ये ब्रीमोनिडिन। तो ये एप्राक्लिनिडिन, ब्रीमोनिडिन, ये ड्रग दोनों इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोमा में यूज़ की जाती है। तो ये अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट ड्रग है। वैसे हम बीटा ब्लॉकर भी यूज़ करते हैं, पर यहाँ अल्फ़ा एगोनिस्ट से ऐसे आपको कंपैरिजन करके याद करना पड़ेगा। इसके बाद फेनाइलेफ्रिन है, ये भी ड्रग नेज़ल डिकंजेस्टेंट जैसे यूज़ की जाती है। तो ये तो होगी अल्फ़ा एगोनिस्ट। अब हम बीटा एगोनिस्ट पढ़ेंगे। तो वैसे ये बीटा एगोनिस्ट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है जो एड्रेनर्जिक के कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करेगी उसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे। जैसे कि नॉन एड्रेनलिन। तो नॉन एड्रेनलिन अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, अल्फ़ा 2 को करती है और बीटा 1 को करती है, बट बीटा 2 को नहीं करती। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बीटा 2 के ऊपर एक्शन इसका नहीं आता है। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये ड्रग अस्थमा में यूज़ नहीं की जाएगी। नॉन एड्रेनलिन हम अस्थमा में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये बीटा 2 पे एक्ट नहीं करती। एड्रेनलिन सब पे करती है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। तो एड्रेनलिन अस्थमा में भी यूज़ की जाएगी, हार्ट बीट बढ़ानी है तो उसमें भी यूज़ की जाएगी। इसके बाद आइसोप्रेनिल। तो ये सिर्फ बीटा सेलेक्टिव है, बीटा 1 और बीटा 2। ये अल्फ़ा पे इसका एक्शन नहीं आता, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछ ले इनमें से कौन सी ड्रग है जो सिर्फ बीटा सेलेक्टिव है, तो इसमें आइसोप्रेनिल आ जाएगी, क्योंकि नॉन एड्रेनलिन तो अल्फ़ा पे एक्शन देती है। इसके बाद टर्ब्यूटिनिल और सालमेट्रोल, सालब्यूटामोल, फॉरमेट्रोल, ये सारी ड्रग B2 एगोनिस्ट है जो अस्थमा में यूज़ की जाती है सेलेक्टिवली, जो हमने पढ़ चुके हैं हम ये ऑलरेडी। नेक्स्ट जो ड्रग है उस ड्रग का नाम है रिट्रोडिन। ये रिट्रोडिन B2 एगोनिस्ट ड्रग है। अब ये अस्थमा वाली ये भी B2 एगोनिस्ट है, टर्ब्यूटिलिन, सालब्यूटामोल, सालमेट्रोल, बट इसको हमने रिट्रोडिन को अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि रिट्रोडिन यूज़ की जाती है एज ए यूट्राइन रिलैक्सेंट। तो यूट्राइन रिलैक्सेंट क्या होता है कि जब बेबी होता है मदर के पेट में तो 9th मंथ के बाद ही लेबर पेन होता है, बट कई बार क्या होता है पहले ही लेबर पेन हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर लेबर पेन। तो ये प्री मैच्योर लेबर पेन क्यों होता है? क्योंकि यूट्राइन मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये प्री मैच्योर लेबर पेन को रोकने के लिए हम रिट्रोडिन देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। तो ये ड्रग देंगे तो ये क्या होगा, ये स्मूथ मसल है यूट्रस की, इसमें रिलैक्सेशन हो जाएगा और ये प्री मैच्योर लेबर पेन रुक जाएगा। रिट्रोडिन ड्रग आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका यूज़ भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ड्रग है वो है डोपामीन। तो ये डोपामीन अपने D1 और D2 रिसेप्टर पे तो बाइंड होता है, उसके साथ ये अल्फ़ा और बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है। यहाँ पे मैंने बीटा 1 लिखा है, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा लिखा है, मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों आ गए। बीटा 1 रिसेप्टर मतलब जो हार्ट के ऊपर उसी पे ही अपना एक्शन देता है। तो यहाँ पे बीटा 2 नहीं आपको याद रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और डोपामीन के ऊपर क्वेश्चन आया है। अभी मैं आपको जस्ट इसका डोपामीन वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ 2 मिनट बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो डोब्यूटामाइन। तो डोब्यूटामाइन नाम से ऐसा लग रहा है जैसे डोपामाइन की ही रिलेटिव लग रही है, बट ऐसा नहीं है। डोब्यूटामाइन का एक्शन D1 D2 पे नहीं रहता है, इसका एक्शन सिर्फ बीटा 1 और अल्फ़ा 1 पे ही इसका एक्शन रहता है। तो हार्ट के ऊपर और ब्लड वेसल के अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे इसका एक्शन रहता है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँगा, वो क्वेश्चन आपको थोड़ा दिमाग से सोल्व करना पड़ेगा। आप अगर 12 नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ेक्ट ऑफ डोपामिन ऑन पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डोपामिन के इफ़ेक्ट क्या होंगे पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर? तो पहले हम ये देख लेते हैं, डोपामिन जो है ये D1, D2, B1 और अल्फ़ा रिसेप्टर पे अपना एक्शन देता है। तो पेरिफेरल में आपको पता है बीटा 1 रिसेप्टर पाया जाता है हार्ट के ऊपर। तो बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लड वेसल पे कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो ब्लड वेसल पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पेरिफेरल में इसका एक्शन रहता है ब्लड प्रेशर को हाई करना और हार्ट रेट को भी बढ़ाना है। तो ये रहता है डोपामिन का एक्शन। अब हम देखेंगे ऑप्शन। देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो देखो डिक्रीज तो नहीं करेगा, बीटा 1 को स्टिमुलेट कर रहा है तो हार्ट बीट बढ़ेगी, तो पहला तो ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, तो दूसरा है डिक्रीज हार्ट रेट, तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीज बीपी, तो बीपी को तो इंक्रीज करता है क्योंकि अल्फा रिसेप्टर पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, बट हार्ट रेट को डिक्रीज नहीं करेगा, तो बी भी ऑप्शन हो गया गलत। सी देखो इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, मतलब हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर रहा है और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये सही है। इसके बाद नो इफेक्ट ऑन पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि B1 रिसेप्टर पे अपना एक्शन देता है, अल्फा पे देता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो गया सी। तो देखो अगर आपको ये सब चीज़ें पता रहेगी तो जैसे डोपामिन किन किन रिसेप्टर पे एक्ट करता है, जो अभी मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ये क्वेश्चन बहुत ही दिमाग वाले होते हैं, तो इसीलिए आपको ये क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। ये देखो 30 नंबर का क्वेश्चन, सालब्यूटामोल इज, तो सालब्यूटामोल मैंने आपको बताया है ये अस्थमा में यूज किया जाता है, B2 एगोनिस्ट है।
रिट्रोडिन भी B2 एगोनिस्ट है, बट वो कहाँ यूज़ की जाती है, प्री मैच्योर लेबर पेन में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सब क्वेश्चन फार्मासिस्ट के एग्जाम में आए हुए हैं, जीपीएट जैसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। ये वाला क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको अभी जो हमने क्वेश्चन किए इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हमने अभी एडिनर्जिक ड्रग के बारे में अच्छे से देखा, उसमें हमने केडीटी का क्लासिफिकेशन देखा और उसके बाद हमने अल्फा एगोनिस्ट और बीटा एगोनिस्ट ड्रग देखी। अब हम एंटी एडिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम अल्फा ब्लॉकर पढ़ेंगे और बीटा ब्लॉकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फा ब्लॉकर से। तो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसमें है फर्स्ट है नॉन इक्विलिब्रियम, दूसरा है इक्विलिब्रियम। इसके बाद है नॉन इक्विलिब्रियम के अंदर ड्रग आती है बीटा एल्काइल अमाइन के अंदर, बीटा हेलो एल्काइन अमाइन के अंदर एक ड्रग आती है फिनोक्सी बेंजामाइन। तो ये ड्रग आपको याद रखनी है। अब देखो ये नॉन इक्विलिब्रियम ये सब क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये नॉन सेलेक्टिव ड्रग है, वो ये अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों के ऊपर ही ब्लॉकिंग वाला एक्शन देती है, बट ये इरिवर्सिबल लेती है, मतलब ये रिवर्सिबल एक्शन नहीं देती है। इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम के अंदर हमने नॉन सेलेक्टिव है, ये भी अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों पे एक्शन देगी, बट ये रिवर्सिबल देगी। इसके अंदर पहली जो क्लास है वो है इर्गोट एल्कोलॉइड, जिसमें इर्गोटामाइन और इर्गोटॉक्सिन ये सब ड्रग यूज़ की जाती है। इर्गोट को इर्गोटामाइन आपको पता है माइग्रेन में ड्रग यूज़ की जाती है। इसके बाद इमिडाजोलिन के अंदर फेंटोलामाइन ड्रग यूज़ की जाती है, जो हमने चीज़ रिएक्शन में पढ़ी थी, और फिनोक्रोमसाइटोमा में ये ड्रग देखी थी। इसके बाद मिसलेनियस के अंदर ये प्रोमाजीन ये ड्रग है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। इसके बाद हमने देखा अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग, तो ये हमने हाइपरटेंशन में पढ़ा था इन ड्रग के बारे में। अल्फा 1 के अंदर ड्रग आती है पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये टेम्सुलोसिन, ये सारी ड्रग यूज की जाती है अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। तो ये आपको याद रखना है। हाइपरटेंशन में हमने ये सब पढ़ा था। अब ये जो टेम्सुलोसिन है ये हमने बीपीएच में पढ़ा था, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के अंदर, जो यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है उसको रोकने के लिए। इसके बाद अल्फा 2 सेलेक्टिव, ये ड्रग हमने अभी तक नहीं पढ़ी, ये ड्रग है योहिम्बिन। हमने अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग देखी थी, वो है क्लोनिडीन, जो हाइपरटेंशन में यूज की जाती थी। बट ये अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर ये योहिम्बिन है, ये हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं की जाती, ये आपको याद रखना है। अल्फा 1 ब्लॉकर यूज़ की जाती है हाइपरटेंशन के अंदर। इसके बाद नीचे और भी ड्रग दी हुई है इर्गोट वाली, तो ये आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। डाईहाइड्रो इर्गोटामाइन ड्रग है, डाईहाइड्रो इर्गोटॉक्सिन है, मतलब यही ड्रग है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखना है। पहले तो याद रखना है कि नॉन सेलेक्टिव क्लासिफिकेशन, ये तो केडीटी का है, बट आपको क्लासिफिकेशन ऐसे याद रखना है। एक है सेलेक्टिव, जिसके अंदर अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2 सेलेक्टिव। अल्फा 2 में आ जाएगी योहिम्बिन और अल्फा 1 के अंदर आ जाएगी आपकी पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये सब ड्रग। इसके बाद नॉन सेलेक्टिव के अंदर आएगी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो देखो इरिवर्सिबल के अंदर तो ये आ जाएगी फिनोक्सी बेंजामाइन, और दूसरा रिवर्सिबल इसके अंदर ड्रग आ जाएगी ये सारी इर्गोट वाली, इमिडाजोलिन वाली, ये मिसलेनियस, ये सब आ जाएगी। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, मैं ऐसे याद रखा है, ये मैंने केडीटी का बताया आपको जैसे। अब हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। जब अल्फा ब्लॉकर ड्रग देते हैं तो एक्शन क्या आएंगे। जब हम अल्फा एगोनिस्ट ड्रग देते थे तो ब्लड वेसल क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर हो जाता था कॉन्ट्रैक्शन, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। बट हम दे रहे हैं अल्फा ब्लॉकर, तो ये क्या करेगा, ये ब्लड वेसल को ज़्यादा डायलेट कर लेगा। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए हम हाइपरटेंशन इस ड्रग को देते हैं। इसका एक्शन रहता है वेसोडाइलेशन। इसके बाद ये वास डिफरेंस, ये जो टेस्टिस के अंदर, ये टेस्टिस का पार्ट है, तो यहाँ पे ये इंटरफेयर करती है अल्फा ब्लॉकर इजाकुलेशन प्रोसेस के अंदर। इसके बाद ये ब्लेडर के अंदर क्या करती है, रिलैक्स करेगी ट्राइगोन स्पिंचर को। तो इसीलिए आपको पता है टेम्सुलोसिन जो हमने ड्रग पढ़ी थी वो बीपीएच में यूज की जाती है। तो ये ब्लेडर है, इस ब्लेडर के यहाँ पे ट्राइगोन मसल रहती है। ये जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो यूरिन पास नहीं हो पाएगा, तो हमने क्या दे दिया, इसको ब्लॉकर दे दिया अल्फा। यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर पाया जाता है, तो अल्फा रिसेप्टर ने क्या किया, इसको रिलैक्स कर लिया, जिससे यूरिन इजीली पास हो जाएगा। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। तो इसका साइड इफ़ेक्ट है नेज़ल कंजेशन, क्योंकि हम अल्फा एगोनिस्ट ड्रग दिया करते थे नेज़ल डीकंजेस्टन में, तो ये नेज़ल कंजेक्शन करेगी। इसके बाद इनहिबिट द इजाकुलेशन
हाइपोटेंशन भी करती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में ड्रग यूज होती है, पर इसका ज़्यादा डोज हो जाएगी तो हाइपोटेंशन करेगी। इसका यूज कहाँ है? हाइपरटेंशन है, फिनोक्रोमसाइटोमा और चीज रिएक्शन में हमें फेंटोलामाइन ड्रग पड़ी थी, तो इसके यूज़ हैं। एएनएस में क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो दिमाग से करने पड़ते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो आप एएनएस के क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अभी ये यूज़ भले याद रख लो, बट आपको फाइनली कैसे याद करना है, एएनएस कैसे सोल्व करना है, वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। उसी को याद रखना, तो आपके सारे क्वेश्चन एएनएस के निकल जाएंगे। अब हम बीटा ब्लॉकर देखेंगे। तो पहले तो हम बीटा सेलेक्टिव ब्लॉकर देखेंगे, जिसमें B1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग है, वो है B1 ब्लॉकर के अंदर ड्रग आती है एटिनोल, मेटापरलोल, स्मोलोल और बिटेक्सोलोल। ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद करनी पड़ेगी। बहुत बार क्वेश्चन आता है B1 ब्लॉकर कौन सी है, तो बीटा 1 ब्लॉकर है, मतलब हार्ट के ऊपर ब्लॉक करेगी अपने एक्शन को, जो नॉन एड्रेनालिन के एक्शन को। नॉन एड्रेनालिन क्या करता है? हार्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो जब हम बीटा ब्लॉकर देंगे, बीटा 1 ब्लॉकर, तो हार्ट के ऊपर क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी। ये सारी ड्रग क्या करती है? हार्ट बीट कम करेगी। ये बीटा सेलेक्टिव है, तो ये याद रखना है। अगर ये ड्रग आप भूल जाओ तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। एक लड़का है जिसने इंजीनियरिंग की, उसके बाद उसने MBA किया, तो इसमें सारी ड्रग आ गई। ई मतलब कौन सी आ गई? स्मोलोल, M मतलब मेटापरलोल, B मतलब बिटेक्सोलोल, A मतलब एटिनोल। तो इस तरह से मैं हमेशा याद रखता हूँ, मेरा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। इसके बाद सेकंड जो ड्रग है वो बीटा 2 ब्लॉकर, इसके अंदर आती है ब्यूटोक्सामाइन ड्रग आती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो हमने सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देख ली, जिसमें बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन सेलेक्टिव। तो नॉन सेलेक्टिव को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक है प्योर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। प्योर मतलब ये सिर्फ ब्लॉक ही करेगी, बीटा 1 हो, बीटा 2 हो, कुछ भी हो, इसको ब्लॉक ही करना है। इसमें प्रोपेनोल आती है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। सोटालोल आती है, टिमोलोल आती है और लीवोब्यूटेनोल आती है। तो प्रोपेनोल, सोटालोल, टिमोलोल, ये सोटालोल ड्रग है, ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, इससे आप याद रखना। टिमोलोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवीब्यूटेनोल इंपॉर्टेंट है। ये है प्योर नॉन सेलेक्टिव, मतलब ये ब्लॉक ही करेगी। इसके बाद है पार्शियल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर। तो ये क्या करेगी? ब्लॉक करेगी और थोड़ा बहुत उसका एगोनिस्ट भी एक्शन इन ड्रग का रहता है। तो इसके अंदर ड्रग आती है पिंडोलोल, इसी को हम बोलते हैं विथ इंट्रिंसिक एक्टिविटी, विथ नॉन इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो ऐसा आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा बीटा ब्लॉकर का। तो ऊपर वाला तो नॉन इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, ये है इंट्रिंसिक एक्टिविटी रहती है, मतलब ये एगोनिस्ट एक्शन भी देती है, इसीलिए इसको पार्शियल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर बोलते हैं। इसके अंदर ड्रग आती है पिंडोलोल, एसिब्यूटेनॉल और सेलिप्रोलोल। तो इसमें पिंडोलोल ही पूछते हैं एग्जाम में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, इसको बोलते हैं। इसके अंदर ड्रग आती है लेबिटोलोल और कार्बिडिलोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीटा ब्लॉकर भी है और अल्फा ब्लॉकर भी है, दोनों एक साथ है। तो इसीलिए लेबिटोलोल ये ड्रग इंपॉर्टेंट हो गई है। अब देखो, आपने एक क्लासिफिकेशन देखा होगा जनरेशन वाइज, मतलब फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो उसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सपोज करो कोई फर्स्ट जनरेशन होगा ड्रग, तो वो नई आई है, तो वो क्या है? नॉन सेलेक्टिव। वो ड्रग बीटा 1 को भी करेगी, बीटा 2 को, बीटा 3 को, मतलब वो सेलेक्टिव नहीं है, तो वो एडवांस वर्जन नहीं है, जैसे मानो बीटा ब्लॉकर का। तो इसके अंदर प्रोपेनोल, सोटालोल, टिमालोल, ये जितनी ड्रग है ये सारी क्या है? फर्स्ट जनरेशन की ड्रग। फिर आई सेकंड जनरेशन की ड्रग। तो सेकंड जनरेशन की ड्रग क्या होगी? सेलेक्टिवली ब्लॉकर हो गई। तो इसके अंदर जो बीटा 1 की जो ड्रग है सारी, वो क्या है? सेकंड जनरेशन की। इसके अंदर एटिनोल, मेटापरलोल, स्मोलोल, ये स्मोलोल ड्रग एस्टर डेरिवेटिव है, ये भी आपको याद रखना है। तो एस्टर डेरिवेटिव, एस्टर बॉन्ड इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग हो गई। तो ये बीटा ब्लॉकर क्या? सेकंड जनरेशन की है। फिर आ गई थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? बीटा ब्लॉकर के साथ अल्फा ब्लॉकर भी है, तो इसमें ड्रग आ गई लेबिटोलोल। तो ये थर्ड मतलब एडवांस वर्जन आ गया बीटा ब्लॉकर का। तो इस तरह से आप याद रखो, अलग से क्लासिफिकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भी नॉन सेलेक्टिव वो फर्स्ट जनरेशन, सेलेक्टिव आ गई तो कौन सी हो गई? वो सेकंड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन आ गई अल्फा प्लस बीटा वाली। अब हम एंटी एडिनर्जिक ड्रग हैं उनके यूज़ देख लेंगे। तो इनका यूज होता है हाइपरटेंशन के अंदर। अगर हम अल्फा ब्लॉकर की बात करें तो अल्फा 1 में पैराजोसिन, डोक्साजोसिन, ये सब हाइपरटेंशन में यूज होती है। इसी तरह हम प्रोपेनोल देख लें, मेटापरलोल, ये भी हाइपरटेंशन में ड्रग यूज होती है। फिनोक्रोमसाइटोमा में भी ये ड्रग यूज होती है, जो हमने पढ़ी थी फेंटोलामाइन। अर्दमिया में ये ड्रग यूज होती है। माइग्रेन में आपको पता है ये ड्रग होती है सारी यूज़, जिसमें इर्गोटामाइन ये सब ड्रग आती है, प्रोपेनोल ये ड्रग आती है, ये सब होती है माइग्रेन के अंदर यूज़। एंजाइटी के अंदर प्रोपेनोल ड्रग यूज होती है। ग्लूकोमा के अंदर आप बताओ कौन सी ड्रग यूज होती होगी? इसमें ये होती है बीटा ब्लॉकर यूज होती है, याद रखना।
हम अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग देते हैं और बीटा ब्लॉकर ड्रग, ये ड्रग यूज होती है ग्लूकोमा में, मैंने आपको बताया था। साइड इफेक्ट देखो, साइड इफेक्ट रहेगा ब्रेडीकार्डिया, क्योंकि ये बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। अगर बीटा 1 सेलेक्टिव की बात करें तो बीटा 1 को ब्लॉक करेगी, तो बीटा 1 में क्या अगर रिलैक्सेशन हो जाएगा, क्योंकि नॉन एड्रेनलिन कॉन्ट्रैक्शन करता है, पर इसको ब्लॉक कर लिया तो रिलैक्सेशन हो गया, तो ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया किसको बोलते हैं, जब 60 से कम हो जाती है हार्ट बीट, इसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया, और 120 से ज़्यादा हो जाती है इसको बोलते हैं ट्रेकीकार्डिया। तो ये वैसे हम पढ़ने वाले आगे हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये ड्रग कहाँ क्या कॉज करेगी, अस्थमा करेगी, क्योंकि हम B2 एगोनिस्ट ड्रग देते हैं वो अस्थमा को क्योर करती है, पर अगर हम ब्लॉकर दे देंगे B2 रिसेप्टर को ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये अस्थमा। फिर ये कोल्ड हैंड एंड फीट, ये है नाइट मियर्स, ये सारे इसके साइड इफेक्ट है। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, 2-3 बार आपको ANS देखना पड़ेगा, ANS के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ईजी है। लास्ट में आपको मैं तरीका बताऊँगा याद करने का, आपको बस वो कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा तो ANS के क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग देखेंगे, जैसे कि प्रोपेनोल ड्रग है पहली। तो देखो प्रोपेनोल ड्रग के अंदर देखोगे तो ये फिनॉक्सी, ये नेफ्थलीन रिंग है, उसके ऊपर नेफ्थोफिनॉक्सी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3, तो 3 है, और सेकंड नंबर पे क्या OH ग्रुप है, तो ये आइसोप्रोपेनोल हो गया, और थर्ड कार्बन पे क्या डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको ये करेक्टरिस्टिक याद रहना चाहिए, नेफ्थोक्सी 1 नेफ्थोक्सी रिंग है, उसके ऊपर ये आइसोप्रोपेनोल मोइटी है, लास्ट में डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप है। इसी तरह एटिनोल का स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो एटिनोल प्रोपेनोल का स्ट्रक्चर देखोगे, इतना ज़्यादा पोर्शन पूरा सेम है दोनों में, देखो इतना सब कुछ सेम है। चेंज कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे नेफ्थलीन है तो यहाँ पे क्या है फिनॉक्सी ग्रुप है ये, और यहाँ पे ये देखो ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसिटाइल समथिंग कोई ग्रुप है। इसकी तरह देखो ये मेटापोलोल में ये इथाइल है और ये मिथोक्सी, इसको बोलते हैं मिथोक्सी इथाइल फिनॉक्सी, ये पूरा मोइटी पूरा, इसमें आइसोप्रोपेनोल और डाईमिथाइल अमीनो। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ये 3 इंपॉर्टेंट ड्रग है, तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आइडिया रहना चाहिए आपको। हमने एडिनर्जिक ड्रग देख ली और एंटी एडिनर्जिक ड्रग कंप्लीट कर लिए, और अब हम देखेंगे गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। तो ये गैंग्लियन क्या रहती है आपको पता है, जब ये वर्टिबल कॉलम से नर्व निकलती है बहुत सारी, ये आगे जाके गैंग्लिया बनाती है, फिर वो गैंग्लिया से ऑर्गन में सप्लाई होती है नर्व। तो यहाँ प्री में जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है एसिटाइल कोलिन रहता है, पोस्ट में अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। तो ये प्री वाला जो न्यूरॉन वाला एसिटाइल कोलिन हमेशा गैंग्लिया वाले रिसेप्टर बाइंड होता है, इसीलिए गैंग्लिया रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग और गैंग्लिया रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ड्रग के नाम याद होने चाहिए। अब गैंग्लिया के ऊपर कौन सा रिसेप्टर रहेगा, तो आपको कन्फर्म है वो रिसेप्टर्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन वाले निकोटिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर रहेंगे। तो जो निकोटिन मस्कुलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग होगी वो गैंग्लिया स्टिमुलेंट, जो उनको ब्लॉक करेगी वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। तो देखो स्टिमुलेट में ड्रग कौन सी, निकोटिन खुद है, लोबेलिन है, ये भी निकोटिन वाले प्लांट से निकलती है। तो ये तो होगी सेलेक्टिव निकोटिनिक। अब है नॉन सेलेक्टिव या फिर बोलेंगे मस्करेनिक बोलेंगे, तो मस्करेनिक ये निकोटिन पे बाइंड होगी, मस्करेनिक के ऊपर भी होगी, नॉन सेलेक्टिव है। इसके अंदर एसिटाइल कोलिन खुद है, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन, ये सब ड्रग हमने देखी है 1-2-4 बार, आप नाम ड्रग याद रख लो। एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रही है गैंग्लिया के ऊपर। इसके बाद है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, तो ये भी क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा। इसमें हेक्सामिथोनियम है, पेंटोलिनियम है, तो हेक्सामिथोनियम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये अमाइन में कोई ये ड्रग दी हुई है पर ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी याद नहीं रखना है। इसके बाद परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, इसके अंदर निकोटिन आती है, देखो निकोटिन यहाँ स्टिमुलेट भी है और इसकी हाई डोज क्या रहती है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर भी रहती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये एंटीकोलिन एस्ट्रेज लार्ज डोज, तो लार्ज डोज एंटीकोलिन एस्ट्रेज देंगे तो वो ब्लॉकर हो जाएगा गैंग्लियोनिक, और कम डोज देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। इसी तरह निकोटिन की लास्ट जो डोज होगी वो क्या करेगी, गैंग्लिया को ब्लॉक करेगी, और कम डोज क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्लाइड जो हम पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन के बारे में ही है। देखो एसिटाइल कोलिन बनता है जब कोलिन अपटेक होकर आता है, यहाँ सेरीन अमीनो एसिड रहता है, वहाँ से कोलिन बनता है, कोलिन आता है अंदर, वो एसिटाइल को से मिलकर एसिटाइल कोलिन बनाता है, फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, फिर मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटिन पे अपना एक्शन देता है, फिर कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इसको कोलिन और एसीटेट में तोड़ता है, फिर ये कोलिन का क्या होता है, वापस रीअपटेक हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये कोलिन रीअपटेक को इनहिबिट करने वाली ड्रग कौन सी है, हेमिकोलिनियम, तो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, ये इनहिबिट करती है कोलिन के रीअपटेक को। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हेमिकोलिनियम का एक्शन क्या रहता है, तो ये कोलिन अपटेक को इनहिबिट करेगी। कुल मिला के ये एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस
प्रोसेस में इंटरफेयर कर रही है, सिंथेसिस को रोक रही है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछा, ये वेसामिकोल ये ड्रग है, ये क्या करेगी, जो एसिटाइलकोलिन बन गया है नर्व के अंदर, फिर वो वेसिकल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन उसका हो रहा है, उस प्रोसेस को ये वेसामिकोल ड्रग रोक देगी। तो ये वेसिकुलर अपटेक को रोकती है। इसी तरह एक ड्रग है बोटुलिनियम टॉक्सिन, तो ये टॉक्सिन है, ये जो मकड़ी होती है, मकड़ी से मिलता है, जिसको स्पाइडर बोलते हैं, वहाँ उनका टॉक्सिन आई थिंक। तो ये बोटुलिनियम टॉक्सिन है, नहीं सॉरी उनका नहीं है, ये बैक्टीरिया ई कोलाई या किसी बैक्टीरिया से निकलता है बोटुलिनियम। फूड पॉइजनिंग होती है जिस बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का पॉइजन है। तो वो क्या करता है, एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज़ है उसको रोक देगा। तो देखो एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को रोकने वाला कौन सा, इनहिबिट द एसिटाइलकोलिन रिलीज, वो है बोटुलिनियम टॉक्सिन। आपको ये तीनों याद करने पड़ेंगे ड्रग के एक्शन, हेमिकोलिनियम, वेसामिकोल, बोटुलिनियम टॉक्सिन, इनके एक्शन पता होने चाहिए आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में देखेंगे। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पढ़ने से पहले हम देखेंगे स्केलेटल मसल कौन सी है। तो स्केलेटल मसल वो मसल है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, जो अपनी वॉलेंट्री मसल रहती है, ज़्यादातर अपने हाथ की मसल है, पैरों की मसल है, ये सारी है स्केलेटल मसल जो हम खुद ही कंट्रोल करते हैं। तो इस मसल को जो ड्रग रिलैक्स करेगी, या उस मसल को इस मसल को पैरालिसिस जो ड्रग करेगी, उसको बोलते हैं हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इसको शॉर्ट में बोला जाता है SMR। तो इस ड्रग के क्लासिफिकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, तो आपको क्लासिफिकेशन ही याद रखना है, इसके ड्रग के नाम याद रखने हैं, तो आपका क्वेश्चन ईजिली निकल जाएगा। अब ये स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल रहती है, उसके ऊपर जो न्यूरॉन रहता है, वो न्यूरॉन रहता है एसिटाइलकोलिन का। तो मतलब इसमें एसिटाइलकोलिन ही होगा। ये अपने मस्करेनिक और निकोटिन रिसेप्टर पर अपना एक्शन देता है, जिससे मसल क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल के अंदर, ज़्यादातर मस्करेनिक रिसेप्टर रहता है। तो जो ड्रग एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रोक दे या फिर मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर ले, उसी ड्रग को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। पर इसका क्लासिफिकेशन कुछ अलग सा है, इसका क्लासिफिकेशन ही आपको याद रखना है। तो इसका क्लासिफिकेशन जो 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है पेरिफेरली एक्टिंग, तो ये ड्रग ज़्यादातर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाले रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। दूसरी है सेंट्रली एक्टिंग, जो अपने ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसा एक्शन देगी जिससे क्या होगा, अपनी स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाएगी। डोपामिन का जो या गाबा का जो एक्शन रहता है, डोपामिन नहीं गाबा का एक्शन को बढ़ा देगी, जिससे मसल रिलैक्स हो जाती है। इसमें ड्रग है बैक्लोफेन, जो गाबा बी को एक्टिवेट करती है। तो ये बैक्लोफेन आपको याद रखना है, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है, सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन सी है, तो वो है बैक्लोफेन। डाइज़ापाम भी आती है, बैक्लोफेन आपको याद रखना है। इसके बाद है डायरेक्ट एक्टिंग, तो आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो कोई ड्रग कैल्शियम के रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाए और कैल्शियम के एक्शन को रोक दे, उस ड्रग को बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग। इसके अंदर एक ही ड्रग है, वो डेंट्रोलिन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। ये राइनोडिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। राइनोडिन रिसेप्टर स्केलेटल मसल के अंदर पाए जाते हैं, उसको ब्लॉक करती है। अब हम देखेंगे पेरिफेरल वाला क्लासिफिकेशन अच्छे से। अब हम पेरिफेरल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग के बारे में देखेंगे। तो ये जो इतना क्लासिफिकेशन दिख रहा है यहाँ तक, यही इतना ही पढ़ना आपको। तो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है, इसमें 2 क्लास है, एक है नॉन डीपोलराइजिंग, दूसरा है डीपोलराइजिंग। डीपोलराइजिंग के अंदर जो ड्रग आती है वो है सक्सिनाइलकोलिन, ये याद कर लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्लासिफिकेशन में कौन सी नॉन डीपोलराइजिंग है, तो वो है सक्सिनाइलकोलिन, डीपोलराइजिंग सॉरी। इसके बाद है नॉन डीपोलराइजिंग, इसके अंदर आती है 2 ड्रग है, बहुत सारे ड्रग है वैसे, डी ट्यूबिक्यूरिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके बाद मीवाक्यूरिन। तो ये क्यूरिन वाली ड्रग सारी नॉन डीपोलराइजिंग में आती है, और डीपोलराइजिंग में सक्सिनाइलकोलिन आती है, ये आपको याद रखना है। अभी एक्शन कैसे देगी वो मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है कि एसिटाइलकोलिन आता है, ये अपने मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड होगा, फिर ये आगे रिसेप्टर की एक्टिविटी रहती है, जिससे क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा और मसल में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ये एसिटाइलकोलिन डिग्रेड हो जाएगा, तो फिर ये मसल वापस रिलैक्स हो जाएगी। मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है मसल के अंदर और रिलैक्सेशन भी हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती रहती है। एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तब कॉन्ट्रैक्शन, एसिटाइलकोलिन जब डिग्रेड हो जाएगा कोलिन एस्ट्रेस से तो हो जाएगा रिलैक्सेशन हो जाएगा। जब एसिटाइलकोलिन डिग्रेड हो जाएगा कोलिन एस्ट्रेस से तब ये रिलैक्स हो जाएगा, जब एसिटाइलकोलिन आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। बट अगर हमने डीपोलराइजिंग एजेंट दे दिया सक्सिनाइलकोलिन, तो वो भी एसिटाइलकोलिन की तरह ही आएगा सक्सिनाइलकोलिन, ये मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, सॉरी ब्लॉक नहीं करेगा, ये इसको एक्टिवेट ज़्यादा कर लेगा। जैसे एसिटाइलकोलिन मस्कुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, सक्सिनाइलकोलिन भी एक्टिवेट करेगा, बट ये जो
इसको एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो एंजाइम था कोलिन एस्ट्रेज, वो इस सक्सिनाइल कोलिन को ब्रेक नहीं कर पाता। सक्सिनाइल कोलिन एक बार आ गई तो परमानेंट के लिए आ गई। तो इसने क्या किया, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन किया और ये कॉन्ट्रैक्शन ही रखा मसल को। तो मसल ना तो रिलैक्स हुई वापस, ना फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुई। मतलब मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो मसल पैरालिसिस हो गया मसल का। इसीलिए इसको बोलते हैं डीपोलराइजिंग एजेंट। एक बार डीपोलराइज कर लिया फिर वो डीपोलराइज हो गई, तो वापस रीपोलराइजेशन वाली स्टेप आई भी नहीं। तो इस तरह से ये डीपोलराइजेशन में सक्सिनाइल कोलिन ये इसका एक्शन है। दूसरा है नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगी, ये ड्रग एसिटाइल कोलिन जैसे अपने मस्करिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, मस्करिन के आगे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जब एसिटाइल कोलिन डिग्रेड हो जाएगा तब ये रिलैक्सेशन हो जाएगा। इस तरह से ये फंक्शन चलता रहता है। बट ये नॉन डीपोलराइज ड्रग आई, इसने क्या किया, इस मस्करिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर लिया। अब ये जो एसिटाइल कोलिन ये अपना एक्शन दे ही नहीं पा रही है, तो ना तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा ना तो रिलैक्सेशन हो रहा, मसल जैसी थी उसी स्टेट में पड़ी रही। तो ये है नॉन डीपोलराइजिंग। तो ये आपको इसका मैकेनिज्म एक्शन पता चल गया होगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में यही पूछेंगे कौन सी नॉन डीपोलराइजिंग है, कौन सी डीपोलराइजिंग है। डीपोलराइजिंग में सक्सिनाइल कोलिन और नॉन डीपोलराइजिंग में कौन सी आ गई, डी ट्यूबिकुलरिन और मीवाक्यूरेरियम, और भी बहुत सारे क्यूरेरियम है। इसी तरह अगर सेंट्रली एक्टिंग में पूछा तो कौन सी आ गई आपकी, बेक्लोफेन आ गई, डाइजीपाम आ गई। और ऐसे अगर आपको पूछ लिया डायरेक्ट एक्टिंग, उसके अंदर डेंट्रोलिन आ गई। तो ये स्केलेटल मसल में आपको इतना ही याद रखना है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। फाइनली हमने पूरा एएनएस अच्छे से पढ़ लिया। उसमें हमने कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ी, एडिनर्जिक, एंटी एडिनर्जिक, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, स्टिमुलेट देखा और स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन भी देखा, और हमने एएनएस का इंट्रोडक्शन भी देखा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बट अगर अब आप पढ़ोगे दोबारा 2-3 बार तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके क्वेश्चन ज़्यादातर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2 सिस्टम एएनएस में वापस रिवाइज करा रहा हूँ। एक है सिंपैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक है, इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो रहता है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, बॉडी के सारे ऑर्गन के ऊपर क्या एक्शन आएगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन आएगा सभी ऑर्गन के ऊपर एक्सेप्ट हार्ट के ऊपर। हार्ट के ऊपर ये रिलैक्सेशन करता है। तो जो ड्रग एसिटाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ाती है उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक। तो वो सारे ऑर्गन के ऊपर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो सारे पे क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी कोलिनर्जिक ड्रग, एक्सेप्ट हार्ट पे। तो कोलिनर्जिक ड्रग हार्ट पे क्या करती है, रिलैक्सेशन करेगी, जिसमें ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, बाकी सब जगह कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो कोई भी डिजीज़ हो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग यूज होगी। और इसी तरह अगर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकेगी। तो यहाँ जहाँ तक पहले कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे हो रहा था वहाँ तो हो जाएगा रिलैक्सेशन, जहाँ पे पहले रिलैक्सेशन हो रहा था वहाँ हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। मतलब हार्ट पे ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करेगी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, और कहाँ पे रिलैक्सेशन करेगी, बाकी सभी ऑर्गन के ऊपर। तो हमने कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक को ऐसे याद कर सकते हैं, फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कहाँ पे ड्रग यूज होगी कहाँ पे नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अस्थमा। तो अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकियल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे कौन सी ड्रग यूज होगी, कोलिनर्जिक होगी या एंटी कोलिनर्जिक, तो आपको पता है कोलिनर्जिक क्या करती है, कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो आपको पता है ब्रोंकियल मसल में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन है, तो कोलिनर्जिक ड्रग तो नहीं देंगे। तो हमें यहाँ रिलैक्सेशन कोच करना है, तो हम क्या देंगे, एंटी कोलिनर्जिक देंगे। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो ये अस्थमा में यूज होती है, कोलिनर्जिक कंट्रा इंडिकेट रहेगी। इसी तरह अगर आपको बहुत सारे कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक एक्शन पता करने हैं तो आप उस डिजीज़ को देखो, उसमें क्या कंडीशंस रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज़ देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एडिनर्जिक ड्रग के बारे में ऊपर से। तो एडिनर्जिक आपको पता है सिंपैथेटिक सिस्टम, उस सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो ड्रग नॉन एड्रेनालिन के एक्शन को बढ़ाएगी, सिंपैथेटिक एक्शन को बढ़ाएगी, उसको बोलते हैं एडिनर्जिक ड्रग। जो ड्रग नॉन एड्रेनालिन के एक्शन को रोकेगी उसको बोलेंगे एंटी एडिनर्जिक ड्रग। तो ये तो पता चला। अब हम इसके एक्शन देखेंगे। तो देखो नॉन एड्रेनालिन के एक्शन के 2 रिसेप्टर रहते हैं, एक रहता है अल्फा रिसेप्टर और एक रहता है बीटा रिसेप्टर। बीटा के 3 टाइप होते हैं, अल्फा के 2 होते हैं। इन दोनों पे नॉन एड्रेनालिन का अलग एक्शन रहता है। ये अल्फा पे तो करेगा कॉन्ट्रैक्शन और बीटा पे करता है रिलैक्सेशन। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करके पता करना पड़ेगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करूं तो उसमें हम क्या देंगे, अल्फा ब्लॉकर देंगे या फिर अल्फा एगोनिस्ट रख देंगे। तो आपको पता है ब्लड वेसल पे क्या होता था, प्रेशर बढ़ जाता है जिससे हाइपरटेंशन होता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकते, हम इसको क्या करेंगे, रिलैक्स कराएंगे तभी हाइपरटेंशन कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम
नॉन एडिनर्जिक ड्रग देंगे अल्फ़ा को जो स्टिमुलेट करती है वो तो कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगा, इसीलिए हम अल्फ़ा 1 ब्लॉकर ड्रग देते हैं जिसमें पैराजोसिन, डॉक्सीजोसिन ये सब ड्रग रहती है। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करके याद करना पड़ेगा। जैसे कि अस्थमा की बात करें, अस्थमा में ब्रोंकियल मसल में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आपको पता है बीटा रिसेप्टर हमेशा रिलैक्सेशन कॉज करता है, तो हम बीटा एगोनिस्ट देंगे। तो यहाँ पे B2 रिसेप्टर रहता है तो B2 एगोनिस्ट रख देते हैं अस्थमा में। तो इस तरह से आपको डिजीज़ की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पता करना पड़ेगा कौन सी क्या एक्शन देता है। अगर आप मेरे वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखोगे, अगर नोट्स बनाओगे, मैं डेफिनेटली कहता हूँ एक भी क्वेश्चन ANS का गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद का भी नहीं होता है। तो फाइनली अपना ANS खत्म हो गया। आप मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।